दूर किसी जंगल में पारो नाम की एक चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहा करती थी। पारो जानती थी कि उस जंगल में बहुत से शिकारी चील हैं। इसीलिए वो अपने बच्चों से कहती है, प्यारे बच्चों, मैं अनाज लाने जा रही हूँ और जब तक कि मैं लौट के ना आऊँ तुम दरवाजा मत खोलना। लेकिन माँ, कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पे तुम आई हो? हम तुम्हें कैसे पहचानेंगे? बच्चों में से एक बच्चा ऐसा पूछता है। हाँ, तो मैं तुम्हें ये गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। जब तुम ये आवाज सुनो तो दरवाजा खोल देना। बच्चे समझ जाते हैं और पारो चिड़िया वहां से अनाज लाने के लिए चली जाती है। जैसे ही पारो घर से निकलती है, बच्चे फौरन से दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन पारो क्या जानती थी कि पास वाले पेड़ पे बैठा शिकारी चील उसकी सारी बातें सुन रहा है। अच्छा, तो इन्होंने ये प्लान किया है। अच्छा हुआ कि आज सुबह से ही मैं जासूसी पे लगा हुआ यहाँ बैठा था। अब देखता हूँ कि किस तरह से ये बच्चे मुझसे बच पाते हैं। ये बात करके शिकारी चील वहां से उड़ता हुआ पारो के दरवाजे के बाहर आके बैठ जाता है। वो विंडो से खुद को दूर रखता है ताकि बच्चे उसे देख ना ले और कहता है, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। उसका गाना सुनने के बाद एक बच्चा कहता है, लगता है माँ आ गई। हाँ हाँ, माँ आ गई। हाँ, माँ आ गई। खोलो दरवाजा। माँ आई है, दरवाजा। माँ आई है, खोलो दरवाजा। जल्दी खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो, माँ आई है। उनमें से सबसे छोटी बहन कहती, ठहरो, ये हमारी माँ नहीं। माँ अभी तो गई है और इतना जल्दी भोजन लाके वो नहीं लौट सकती। ये जरूर ये कोई और है। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ हाँ, ये हमारी माँ नहीं आ सकती अभी से। जाओ तुम यहाँ से। तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम हमारी माँ नहीं हो, कोई और हो तुम। अरे बच्चों, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। दरवाजा खोलो। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ इतनी जल्दी नहीं लौट सकती। इतनी जल्दी वो भोजन नहीं ला सकती। हाँ हाँ, तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम यहाँ से लौट जाओ। तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। अरे ये बच्चे हैं कि कोई जासूस हैं? मुझे लगता है मुझे थोड़ा इंतजार ही करना होगा। ये कह के शिकारी चील वहां से उड़ जाता है और जाके अपने ठिकाने पे बैठ जाता है। लेकिन वो ज्यादा देर इंतजार करने वाला ना था। आज ये चिड़ियों का नरम नरम मांस मैं छोड़ने वाला तो नहीं। बस कुछ देर रुक के इंतजार कर लेता हूँ और फिर से जाऊंगा। कुछ देर रुकने के बाद शिकारी चील कहता है, इससे पहले कि माँ चिड़िया लौट आए मुझे जाना होगा। ये कह के वो वहां से उड़ जाता है और उड़ता हुआ वो दोबारा से पारो चिड़िया के घर के बाहर आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि इस बार तो वो लेके ही जाएगा बच्चों को। फिर से वो वही गाना गाता है, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। बच्चे खुश हो जाते हैं कि उनकी माँ आ गई है। उनमें से एक बहन बोलती है, माँ आ गई है। लगता है माँ मजे का खाना लाई होगी। चलो जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। हाँ हाँ, खोलते हैं दरवाजा। माँ आई है, खोलो दरवाजा। माँ आई है। माँ हमारे लिए खाना लाई होगी। ठहरो, ये हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज तो कितनी ही मीठी है और इसकी इतनी भद्दी आवाज है। ये भद्दी आवाज वाला हमारी माँ नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। जाओ, तुम्हारी आवाज हमारी माँ नहीं हो। जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। अरे ये कोई बच्चे हैं क्या जासूस? अब मुझे अपनी आवाज को किसी भी तरह से इसकी माँ जैसा बनाना होगा।
फिर चील शहद पीने के लिए जंगल में चला जाता है। वो ये समझता था कि शहद पीने से उसकी आवाज मीठी हो जाएगी। जैसे तैसे करके वो एक मधुमक्खी का छत्ता ढूंढ लेता है और वहां से जाके वो शहद पीता है। शहद पीने के फौरन बाद वो वापस पारो चिड़िया के घर आ जाता है और फिर से गाना गाता है। इस बार वो बहुत हद तक पारो जैसी आवाज निकालने की कोशिश करता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। है लगता है मम्मी आ गई। हाँ हाँ, हमारी मम्मा आई है। आवाज भी उनकी तरह ही मीठी है। अब तो मम्मा ही आई हैं। दरवाजा खोलते हैं। ठहरो, दरवाजा मत खोलो, पहले मुझे कंफर्म करने दो कि ये हमारी मम्मा ही है। मुझे तो डर है कि ये हमारी मम्मा नहीं है। नहीं, ये मम्मा ही है। मम्मा जैसी मीठी आवाज है। खोलो दरवाजा, मजेदार खाना आया है। ऐसा कहते हुए वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। हमारी मम्मा आ गई, हमारी मम्मा आ गई। फिर उनमें से एक बच्चा दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, शिकारी चील जल्दी से अंदर आ जाता है। वो फौरन से बच्चों पर झपटता है और एक एक बच्चे को उठा के अपनी बोरी में डाल देता है। इस तरह से वो बहुत जल्दी सारे ही बच्चों को पकड़ लेता है। बच्चे बहुत रो रहे होते हैं, लेकिन शिकारी चील सारे बच्चों को बोरी में बंद करके वहां से उड़ जाता है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका एक बच्चा वहां छुप गया था। वो तो बहुत खुश था, क्योंकि कितने दिनों से वो इस दिन का इंतजार कर रहा था। अब उसको ये लग रहा था कि वो चिड़िया का नरम नरम मांस अपने अड्डे पे जाके खाएगा। उसका अड्डा वहां से बहुत दूर था और वहां जाने के लिए उसे पहले नदी क्रॉस करनी होती थी। नदी के पास जाके वो बहुत थक जाता है और सोचता है कि अब थोड़ी देर उसको आराम कर लेना चाहिए। बस फिर क्या था, वो जल्दी से बोरी को वहां रखता है और खुद दरख्त पे बैठ के आराम करने लगता है। उसी आराम करने के चक्करों में उसको नींद आ जाती है। अरे कुछ देर सो जाता हूँ, क्योंकि मेरा अड्डा तो अभी भी बहुत आगे है। मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। ये बच्चे कौन सा यहाँ से भागे जा रहे हैं। इधर पारो चिड़िया जब घर लौटती है तो दरवाजा खुला देख के बहुत परेशान हो जाती है। वो जैसे ही अंदर आती है तो अपने सारे बच्चों को गायब देख के और छोटी बेटी को रोता देख के बहुत डर जाती है। पारो के कहने पर उसकी छोटी बेटी उसको सारी घटना बताती है। और इस तरह से माँ मेरे सारे भाई बहन पकड़े गए और उनमें से एक मैं ही बची, क्योंकि मैं मेज के नीचे छुप गई थी और शिकारी चील को नजर नहीं आई। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और मेरे साथ चलो। वो शिकारी चील अभी ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, हमें उसका पीछा करना होगा। ऐसा कहते हुए वो और उसकी सबसे ज्यादा समझदार बेटी दोनों उड़ जाते हैं और शिकारी चील का पीछा करने लगते हैं। उसको ढूंढते ढूंढते आखिरकार पारो और उसकी बेटी उस तक पहुंच जाते हैं। वो तो अभी भी सोया हुआ था और उसके खराटों की आवाजें पारो के कानों तक आ जाती हैं। तुम बिल्कुल भी आवाज मत निकालना, मैं इस बोरी को खोल के बच्चों को निकाल लेती हूँ और फिर हम छुप जाएंगे। बस फिर वो बोरी का मुंह खोलती है और सारे ही बच्चे बाहर आ जाते हैं। वो बच्चों को खामोश रहने का कहती है और झाड़ियों के पीछे छुप जाने का कहती है। अपने बच्चों को जिंदा देख के पारो चिड़िया बहुत खुश होती है और वो अपने सारे बच्चों को झाड़ियों के पीछे छुपा देती है। खुद वो और उसकी छोटी बेटी छोटे छोटे पत्थर उठा के बोरी में डाल के बोरी को बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद जब शिकारी चील नींद से जागता है, अरे आज तो बहुत ही सो लिया। इतना तो मैं घर में भी नहीं सोता। चलो अच्छा हुआ नींद तो पूरी हो गई। अब मैं अपने बच्चों को उठा के यहाँ से चलता हूँ। उसको तो बहुत भूख लगी थी, लेकिन उससे बोरी भारी लगती है। फिर वो इसे अपना वहम समझता है।
नदी में थोड़ा आगे जाने के बाद शिकारी चील से वजन उठाया नहीं जाता और वो डूबने लगता है। वो बोरी को अपने पंजों से छोड़ना चाहता है लेकिन पंजों में बोरी फंस जाती है। इस तरह से बोरी के वजन के साथ साथ वो भी डूबने लगता है। वो बहुत चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, लेकिन उसको बचाने कोई नहीं आता। अरे कोई मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ। उसको इस तरह से चिल्लाता और डूबता देख के पारो और उसके बच्चों की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि वो दोनों झाड़ियों के पीछे से उसको देख रहे थे। फिर वो लौट के अपने घर आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि उनकी मुसीबत टली। तो इस तरह से बुरे कामों का बुरा अंजाम ही होता है। बाय बाय। दूर किसी जंगल में एक तोता मिर्ची बेचा करता था। उस जंगल में मिर्ची बेचने की दुकान सिर्फ उसी तोता की ही थी। जंगल के सभी पक्षी उसी से ही मिर्ची लिया करते थे, क्योंकि किसी और की मिर्ची की दुकान ही न थी। तोता भैया जरा अच्छी अच्छी मिर्ची दे देना, आधा किलो मिर्ची मुझे चाहिए। आज हमारे घर बहुत दूर से मेहमान आ रहे हैं। आधा किलो मिर्ची के 100 रुपए होंगे। मेरी मिर्ची के दाम कुछ ज्यादा हैं, क्योंकि मेरी मिर्ची बहुत अच्छी होती है और मैं दूसरे जंगल से जाके मिर्ची लेके आता हूँ बेचने के लिए। अरे अरे, इतने ज्यादा दाम में मिर्ची कौन बेचता है? इतने ज्यादा दाम से मिर्ची लेने से तो हम सभी गरीब ही हो जाए। तो फिर जाओ भाई जाओ, कहीं और जाके मिर्ची लो। मेरे पास तो मिर्ची इसी दाम में ही मिलेगी। अगर लेनी है तो लो, नहीं तो फिर यहाँ कोई और दुकान तो है ही नहीं। अब हम भी मजबूर हैं, क्या करें? दे दो भैया, आधा किलो मिर्ची दे दो और 100 रुपया ले लो। उसी जंगल में एक पारो चिड़िया भी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। ए जी सुनो तो, आज काम से लौटते समय 1 किलो मिर्ची ले आना, हम अचार डालेंगे। कब से मन हो रहा है मिर्ची के अचार का। अरे तो अगर कब से मन हो रहा था तो पहले ही बता देती। ठीक है, आज मैं काम से वापसी के समय मिर्ची लेता आऊंगा। फिर राजू अपने काम से फारिग होके तोते के पास आ जाता है। तोते भैया मुझे 1 किलो मिर्ची दे दो। मिर्ची का कितना दाम लगाया है तुमने? मुझे 1 किलो मिर्ची चाहिए। और सुनो, अच्छी अच्छी मिर्ची देना, साफ साफ। मिर्ची तो मेरे पास सारी ही बहुत अच्छी है, लेकिन दाम इसके 200 रुपए होंगे 1 किलो के। क्या 1 किलो मिर्ची के 200 रुपए? इतनी महंगी मिर्ची कौन बेचता है भाई? इस तरीके से तो मेरी सारी कमाई आज के दिन की यहीं लग जाएगी। ऐसा कहते हुए राजू चिड़ा मिर्ची नहीं लेता और वहां से उड़ के वापस पारो चिड़िया के पास अपने घर में लौट आता है। पारो, मैं मिर्ची लेने गया तो था, लेकिन मिर्ची वाला तो मिर्ची बहुत महंगी दे रहा था। वो तो 200 रुपए किलो दे रहा था। मैंने तो मिर्ची ली ही नहीं और मैं आ गया। क्या इतनी महंगी मिर्ची? ठीक किया राजू जी कि आपने मिर्ची नहीं ली, ये तो बहुत महंगे दाम है। इतनी महंगी कौन लेता है? पारो, मैं सोच रहा था कि इस जंगल में मिर्ची वाली सिर्फ एक ही दुकान है। क्यों ना हम खुद ही मिर्ची बोलें और हम अपनी ही दुकान लगा लें। मैं आज ही जाके बीज ले आऊंगा और अपने घर के सामने बो दूंगा। फिर उसी दिन राजू चिड़ा मिर्ची के बीज ले आता है और अपने घर के सामने वाली जमीन में बो देता है। वो उसे पानी भी रोज देता है। बीज तो मैंने लगा दिए, अब मैं इनको रोज पानी दूंगा। कुछ ही दिन के अंदर हमारे बड़े बड़े से बूटे निकल आएंगे और उस पर बहुत सी मिर्ची भी लग जाएगी। फिर मैं उन्हें जाके मार्केट में बेचूंगा। बस फिर क्या था, सिर्फ 6 से 7 दिन की सेवा करने के बाद उसका बाग तो पूरा ही मिर्ची से भर जाता है। एक दिन जब राजू उड़ता हुआ अपने बाग में आता है तो देख के हैरान हो जाता है। अरे आज तो मेरे बूटों पे इतनी मिर्ची लग गई, और मिर्च भी कितनी साफ और कितनी अच्छे वाली है। मैं आज ही इसको तोड़ता हूँ और जाके मार्केट में बेचता हूँ। मैं तोते की दुकान के साथ ही अपनी दुकान लगा लूंगा और रेट भी अच्छे दूंगा। सभी मुझसे ही लेंगे मिर्च। और फिर उसी दिन वो तोते की दुकान के साथ अपनी दुकान लगा के बैठ जाता है। अरे बाप रे, ये राजू चिड़ा ने भी यही दुकान लगा ली। अब तो इसकी दुकान ही ज्यादा चलेगी और मुझसे मिर्ची तो कोई लेगा ही नहीं। मेरे दाम भी तो बहुत ज्यादा है ना। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मिर्ची ले लो, मिर्ची ले लो। मिर्ची आ गई, ताजी ताजी मिर्ची आ गई। बहुत अच्छा दाम है मेरा। आजो भैया, आजो पक्षी। फिर क्या था, बहुत जल्दी बहुत से पक्षियों की ग्राहकों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि उसका दाम तोते से आधा था और मिर्ची भी उसकी ताजी और अच्छे वाली थी। ये लो बुलबुल बहन, तुम्हारी 1 किलो मिर्ची, और इसके पैसे हुए सिर्फ 100 रुपए। अरे वाह राजू, इतने कम कीमत में तुम मिर्ची दे रहे हो। 1 किलो मुझे भी दे दो।
उसी जंगल में एक कालू कौवा और गोरी कवि भी रहते थे। वो चिड़िया और उसके परिवार से हर वक्त जलते रहते थे। कालू जी, ये चिड़िया के तो तेवर ही बदल गए हैं। पारो चिड़िया के साथ कुछ ऐसा करो कि उसकी सारी अकड़ निकल जाए। हाँ गोरी, राजू चिड़ा के इतने अच्छे हालात तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर देर कैसी? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम तोते से दोस्ती करते हैं और तोते को तुम वर्गलाओ कि तुम्हारी दुकान इसकी वजह से खराब हो रही है। हाँ, मैं आज ही तोते से बात करता हूँ और उससे कहता हूँ इसकी जो खेती है ना मिर्चों वाली, उस पर तुम कब्जा कर लो, क्योंकि तुम ही तो मिर्चों के व्यापार हो। सब यही समझेंगे कि मिर्चों की खेती तुम्हारी ही है। जो इन दोनों पति पत्नी ने साजिश रचाई थी उसको पूरा करने के लिए कालू कौवा तोते को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ा ही दूर जाने पे उसको तोता मिल जाता है। अच्छा, तो ये तोता यहाँ बैठा है, ये भी बहुत परेशान है। यही वक्त है, लोहा गर्म है, उस पे अपनी ज़र्ब लगा ही देता हूँ। अरे मिठू भैया, देखो ना तुम्हारा काम कितना अच्छा चलता था और अब उस राजू चिड़े की वजह से तुम्हारा काम कितना खराब हो गया है। मेरी मानो तो तुम उसके मिर्ची के बाग पे कब्जा कर लो। कोई मानेगा ही नहीं कि ये तुम्हारा बाग नहीं है। तुम सबको कहना मेरा ही बाग है, क्योंकि सब जानते हैं कि शुरू से व्यापारी तुम ही हो मिर्ची के। जब तुम कहोगे कि ये बाग मेरा है तो सबको ही यकीन आ जाएगा। फिर क्या था, तोता उसकी बातों में आ जाता है और वो कालू कौवे के साथ उड़ता हुआ राजू के बाग में चला जाता है। कालू कौवा तोते को बातों में फंसा लेता है और उसको वहां से सीधा राजू के बाग में ले आता है। ये देखो तोते भैया, कैसा हरा भरा इसका बाग है और उस पे कितनी मिर्ची लगी है। अगर तुम यही वाली मिर्ची ही आगे बेचोगे तो तुम्हारी दुकान जितनी पहले चलती थी उससे भी ज्यादा चलेगी और ये राजू नाम का कांटा भी निकल जाएगा अंदर से। हाँ कालू, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये सब कुछ ठीक तो होगा ना? अरे तुम फिक्र ही ना करो, बस तुमने ये करना है कि कल सुबह राजू के आने से पहले ही इस बाग में पहुंच जाना है और जब राजू आए तो उससे कहना है कि जाओ यहाँ से, ये तुम्हारा बाग नहीं बल्कि मेरा है। यार कालू, तुम तो मेरे सच्चे दोस्त निकले, मैं ऐसा ही करूंगा। तोता बहुत खुश हो जाता है और वो ये समझता है कि कालू उसकी दोस्ती में और उसके फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहा है। बस फिर वो ऐसा ही करता है। अगली सुबह मार्केट में जाके मिर्चें बेचने से पहले राजू अपने बाग की तरफ आता है ताकि वो ताजी ताजी मिर्चें तोड़ सके और उसे जाके मार्केट में बेच सके। वो जब अपने बाग में आता है तो तोते को पहले से वहां बैठा देखता है। अरे तोते भैया, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम यहाँ से मिर्चें खरीदने आए हो? मेरी मिर्चें तो बहुत ताजी हैं। अरे अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा बाग नहीं, मेरा बाग है और मैं ही तो मिर्चों का व्यापारी हूँ। मिर्चें मैं ही तो बेचता हूँ, ये तो मेरा ही बाग है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मेरे भाई? ये मेरा बाग है, मैंने ही लगाई है मिर्चें और मैं ही बेचता हूँ। तुम ऐसा ना करो मेरे साथ। चलो यहाँ से जाओ, चले जाओ यहाँ से और बेशक तुम जिसको मर्जी बुला के लाओ। मैं देखता हूँ कौन मुझे इस बाग से निकालता है। राजू कमजोर था, वो तोते का मुकाबला नहीं कर सकता था और निराश होकर वहां से उड़ जाता है। उसके पास और कोई रास्ता भी तो ना था। वो वहां से उड़ता हुआ वापस अपने घर आ जाता है और आके पारो को पूरी बात बताता है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, मैं उसका मुकाबला किस तरह से करूं। राजू जी, आप बिल्कुल चिंतित मत हो। आप यहाँ बच्चों के पास बैठे, मैं अभी राजा जी के पास जाती हूँ और जाके पूरे की पूरी बात राजा जी को बताती हूँ। ऐसा कहते हुए तुरंत ही पारो चिड़िया वहां से उड़ जाती है। वो निर्णय लेती है कि वो जाके फौरन ही राजा जी को पूरी की पूरी बात बताएगी ताकि राजा जी उसको सजा दे सके। फिर पारो राजा जी के पास आते ही राजा जी को पूरी की पूरी बात बताती है कि किस तरह से उन्होंने मिर्चें लगाई थी और मिर्चें बेचा करते थे, लेकिन तोते ने उनके बाग पे कब्जा कर लिया है। तुम फिक्र ना करो पारो, इस जंगल के नियम कोई भी नहीं तोड़ सकता और जो भी इस जंगल के नियम तोड़ेगा उसे सजा भुगतनी होगी। मैं अभी अपने सिपाहियों को भेज के तोते को बुलवाता हूँ। राजा जी के सिपाही तोते को पकड़ के महल ले आते हैं। तो तोते, तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही होगी। तुम किसी के साथ कैसे ऐसे कर सकते हो? किसी की चीज तुम किस तरह से हथिया सकते हो? राजा जी मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहता था। मैं तो कालू कौवे की बातों में आ गया था, उसने मुझे बहका लिया। सैनिकों, फौरन कालू कौवे और तोते को जेल में बंद कर दो। सजा तो दोनों को ही भुगतनी होगी।
फिर क्या था, राजा जी के हुक्म पे राजा जी के सैनिक कालू कौवे को और तोते को दोनों को ही जेल में बंद कर देते हैं। इस तरह से दोनों को ही अपनी किए की सजा मिल जाती है। तुम्हारी वजह से मुझे भी जेल की सजा काटनी पड़ रही है। तुम बच्चे थोड़ी ना थे, मेरी बात ना मानते। तोता तो रोए चला जा रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे मेरा बाग लौटा दिया और अब मैं आज से फिर से अपनी मिर्चें बेचने के लिए मार्केट गया करूंगा। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।